आज का जो पहला टॉपिक है लिखिए क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल डांस। आपको पता है क्लासिकल डांस और फोक डांस में अंतर क्या होता है? हमारे देश में दो तरीके के नाच होते हैं। बेसिकली नाच के दो प्रकार हैं, एक तो क्लासिकल डांस और दूसरा फोक डांस। अंतर क्या होता है? अंतर यह है कि क्लासिकल डांस को हमेशा प्रोफेशनल्स ही परफॉर्म करते हैं। और प्रोफेशनल क्यों इसे परफॉर्म कर पाते हैं? क्योंकि क्लासिकल डांस की अपनी एक टेक्निक होती है, यह एक कला है करना। लेकिन फोक डांस को प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल कोई भी परफॉर्म कर सकता है, उसकी अपनी कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं होती है। क्लियर हो रही है बात? यही कारण है कि भारत सरकार की तरफ से फोक डांसेस के लिए सम्मान नहीं दिए जाते हैं। भारत सरकार की तरफ से क्लासिकल डांसेस करने वाले प्रोफेशनल्स को ही सम्मान दिए जाते हैं। समझ आ गया आपको? दूसरी चीज, क्लासिकल डांसेस का अपना एक मंच होता है जो कि एक आधिकारिक मंच कहलाता है, या फिर आप बोल सकते हो भारत सरकार के द्वारा एस्टैब्लिश किए हुए मंच कहलाते हैं, जो कि भारत की संस्कृति को प्रमोट करते हैं। लेकिन जो फोक डांस है वो संस्कृति को प्रमोट नहीं करते हैं, इस वजह से उनके आधिकारिक मंच नहीं बने हुए हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर में उनके मंच दिखाई दे जाएंगे। आप देखोगे न्यूज चैनल में बहुत सारे डांसिंग शोज चल रहे होंगे, हिप हॉप के, पॉप के, भांगड़े के, लेकिन भारत सरकार की तरफ से आपको ये चीजें होती हुई नहीं दिखाई देंगी। उनकी तरफ से जो आपको आधिकारिक मंच दिखेंगे वो क्लासिकल डांस के ही दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे कल्चरल हेरिटेजेस को और हमारी कल्चरल रूट्स को क्लासिकल डांस ही प्रमोट करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब एग्जांपल के तौर पर भांगड़े की अगर बात करी जाए, भांगड़ा तो कोई भी कर लेगा, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है तो कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो ऐसे ऐसे खड़ा कर रहा है, और कोई यूं कर रहा है विराट कोहली की तरह। तो यहां पे कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है। क्लियर हो रही है बात? उसी तरीके से गिद्दा कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है? तो बट यहां पे एक टेक्निक है। तो चलिए, हमारे इस टाइम पे क्लासिकल डांस कितने हैं? भारत में हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं इस टाइम पे, जिनको भारत सरकार की तरफ से रिकॉग्निशन मिला है। कौन कौन से? पहला लिखिए कथक। ये कहां पर परफॉर्म किया जाता है? बेसिकली आप यूपी लिखोगे, वैसे उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आपका हिमाचल का नीचे साउथ वाला रीजन हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सभी जगहों पर भी परफॉर्म किया जाता है। बिहार वाले कुछ रीजनों में भी परफॉर्म किया जाता है। बट जब भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा तो आपको चाहे उत्तर भारत के कितने भी राज्य दे दे, आप आंसर क्या लगाओगे? उत्तर प्रदेश लगाओगे। इसी वजह से यह बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। नेक्स्ट लिखिए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये कहां का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी। अगला लिखिए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। अगला लिखिएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल में परफॉर्म किया जाता है। केरल का एक और क्लासिकल डांस है, क्या नाम है इसका? मोहिनीअट्टम के अलावा कोई बता सकता है? कथकली लिख लीजिए, कथकली। ठीक है, मसकली मत लिख लेना, कथकली केरल का। और एक है जिसको बोलते हैं सतारिया नाच। क्या बोलते हैं? सतारिया नाच। ये कहाँ का है? ये आसाम का है। ये भी क्लासिकल डांस है, सतारिया नाच। कोई बता सकता है और कौन सा क्लासिकल डांस है? मणिपुरी। मणिपुरी जो कि मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है, मणिपुर में। और लास्ट है उड़ीसी। ओडिसी जो कि उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। 8 हो गए, नोट कर लीजिएगा। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, जो भारतनाट्यम है यह आपका कौन से भाव में परफॉर्म किया जाता है? यह आपका श्रृंगार भाव में परफॉर्म किया जाता है। किसमें? श्रृंगार भाव में। और श्रृंगार भाव का मतलब क्या होता है? लव, रोमांस। ठीक है,
लेकिन ये वो वाला रोमांस मत कर समझ लेना, भीगे होंठ तेरे, वो वाला रोमांस नहीं। यहां पर कौन से लव एंड रोमांस की बात हो रही है? भक्तिमय बात आ रही है समझ, टुवर्ड्स गॉड। जैसे कि मीरा कृष्ण के भजनों में डूबी रहती थी, कृष्ण की ही दुनिया में लीन थी। ये वो वाले श्रृंगार रस की बात हो रही है। रस पढ़े होंगे हिंदी में कभी आपने बचपन में। इसके अलावा कथक जो है, ओके, कथक ये आपका रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। कुचिपुड़ी हो गया, ये आपका डिवोटी डांस है, डिवोटी, ठीक है, मतलब भगवान को समर्पित है एक तरीके से। और आपका मोहिनी अट्टम भी इसी में आ जाता है, और कथकली भी इसी में आ जाता है, डिवोटी है। सतारिया, मणिपुरी, ओडिसी, ये सब डिवोटीज हैं, ठीक है। इसमें अपने अपने रस हैं अलग अलग तरीके से। कभी कभी रौद्र रूप आ जाता है, रौद्र मतलब गुस्से वाला रस, ठीक है। कभी कभी वीर रस आ जाता है, वीर रस का मतलब जो कि हमारी भारत की पृष्ठभूमि में वीरों को दर्शाती है। तो दरअसल ये डांस जो परफॉर्म किए जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कई सारे मुखौटे लगा के भी परफॉर्म करते हैं, कई सारा आप देखोगे कॉस्मेटिक्स भी लगाए होते हैं। कथक में आप देखोगे कॉस्मेटिक्स ज्यादा लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कृष्ण को प्ले कर रहे हैं तो क्या कर लेंगे, आप देखोगे नीले रंग का होगा क्योंकि कृष्ण काले थे, ठीक है। उसी तरीके से अगर बलराम को प्ले कर रहे हैं तो आप देखोगे गोरे होंगे, लिपस्टिक लगी होगी, ओके। तो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कॉस्मेटिक्स। बट आप भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, इनमें आप देखोगे तो इनमें मुखौटे भी लगा लेते हैं कई बार, स्पेशली भरतनाट्यम में, ठीक है। तो वो क्या है, वो और कुछ नहीं है, भगवानों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उनका कैरेक्टर प्ले किया जाता है इन डांसेस में। नोट डाउन कर लीजिए, जैसा ही नोट हो जाए बताइएगा, नोट होते ही बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हेलो, हाँ मैं चरण स्पर्श, मैं क्लास में हूँ, मैं करता हूँ, हाँ ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए खेत था। नोट तो हो ही गया होगा ना सभी का, ठीक है भाई। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है इसको लिखिए, हायरार्की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। आपने कई बार मॉक अगर दिए होंगे तो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इन चारों में से किसका पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर है, या इन चारों में से किसका पद कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये जो मैं आपको हायरार्की कराने जा रहा हूं, इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओ। तो हायरार्की में नंबर 1 पे जो आपको लिखना है, आपको भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नंबर की मोस्ट पावरफुल पोस्ट कौन सी है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी इसीलिए कहा जाता है। या फिर आप ये बोल सकते हो, लिखित तौर पर कभी भी आपसे पूछा जाए कि हमारा संविधान किसको सबसे ज्यादा शक्तियां देता है, तो आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नंबर 1 पे लिख लीजिए प्रेसिडेंट, हिंदी वाले लिख लें राष्ट्रपति। नंबर 2 पर कौन सी पोस्ट आती है प्रेसिडेंट के बाद? अगली लिखिएगा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट
ये नंबर 2 की पोस्ट है। वाइस प्रेसिडेंट के नीचे कौन सी पोस्ट आती है जिसको हमारा संविधान शक्तियां देता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तीसरे नंबर की मोस्ट पावरफुल पोस्ट है। और इसके बाद चौथे नंबर पे कौन सी पोस्ट आती है? गवर्नर ऑफ स्टेट्स। नोट कर लीजिए, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्यों के राज्यपाल। प्रेसिडेंट, सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट। फोक डांस की मैं आपको लिस्ट दूंगा। फोक डांस तो कितने सारे हैं, फोक डांस तो आपके 150 से ज़्यादा हैं, तो उसको यहाँ पर हाथ से लिखने का क्या मतलब है? वो मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ ही दे दूंगा। बट हाँ, पीडीएफ जो होगी वो कंपाइल्ड होगी अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, फालतू के नहीं होंगे उसमें। तो 150 फोक डांस लिखने का कोई मतलब नहीं हो, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी है भाई। इसके अलावा फोक डांस बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि लिस्टेड भी नहीं है अभी तक लिखित तौर पे। नोट हो गया? नोट हो जाए तो बताइएगा। गवर्नर्स, राज्यों के राज्यपाल। डन है। पांचवें नंबर पे जो आते हैं हमारे संवैधानिक तौर पर, ये होते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया पांचवें नंबर पे। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के बाद आती है पोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में कौन? स्पीकर्स ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। तभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि सीजीआई की पोस्ट किसके बराबर होती है। क्वेश्चन मोस्ट टाइम रिपीटेड है, कई बार ये रिपीटेड है पिछले कई सालों में। तो आपका आंसर क्या होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा के बराबर ही उसको शक्तियां दी गई हैं। अगला 7वें नंबर पे जो हिरार्की आती है, इसमें आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर्स 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे जो है हिरार्की में, ये काफी इंटरेस्टिंग है, लोगों को पता ही नहीं होता है। भारत रत्न अवॉर्डीज, ऐसे लोग जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ये 8वें नंबर पे मोस्ट पावरफुल पोस्ट होती है अपने आप में। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके बाद, और साथ में लोकसभा स्पीकर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इन दोनों की शक्तियां इक्वल हैं। उसके बाद भारत रत्न अवॉर्डी। डन है? ओके। 8वें के बाद 9वें नंबर पे आ जाइए। 9th नंबर पे एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स ऑफ कंट्रीज एम्बेसडर ऑफ कंट्रीज
and high commissioners of Commonwealth, High Commissioner of Commonwealth। इसके बाद 10वें नंबर पे जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, और साथ में इनके बाद जो आते हैं चेयर ऑफ यूपीएससी, सीएजी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और यूपीएससी के चेयरपर्सन। क्या कंफ्यूजन है भाई, इसमें क्या बोल रहे हैं? गवर्नर ऑफ स्टेट के बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। जो राज्यों के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, उनसे कम शक्तियां होती हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट में, क्योंकि अभी ये कल की बात हो गई है, ये रिटायर हो चुके हैं, और जो सीट पर राज्यपाल है उसकी शक्तियां ज्यादा हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, अगली लिखिएगा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नीति आयोग मेंबर्स, नीति आयोग मेंबर्स, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नीति आयोग मेंबर्स। और साथ में लिख लीजिए चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, वो कंफ्यूजन क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं। राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन है? उपराष्ट्रपति ही तो होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की अपनी संवैधानिक शक्तियां हैं, तो जो पर्टिकुलर उनका उपराष्ट्रपति होने के नाते रोल है, वो भारत की दूसरी सबसे शक्तिशाली पोस्ट है। बात आ गई समझ? यही कारण है कि अगर राष्ट्रपति का पद वैकेंट होता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत एलिजिबल होता है इस पोस्ट पे आने के लिए। लेकिन उपराष्ट्रपति का एक और दायित्व होता है कि वो राज्यसभा का चेयरपर्सन भी होता है। तो जो राज्यसभा के अंदर उसकी जिम्मेदारियां और शक्तियां हैं, वो आती हैं हिरार्की में 11वें नंबर पे। बाकी जो उसकी बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शक्तियां हैं, वो दूसरे नंबर पे आती हैं, जस्ट प्रेसिडेंट के बाद। अगला लिखिएगा 12वें नंबर पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और 13वें नंबर पे लिखिएगा चीफ्स ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। दैट्स इट। अब यहां पे भी कई लोगों के दिमाग में आया होगा, सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के तहत संवैधानिक पोस्ट है, लेकिन साथ में यूपीएससी का जो चेयरपर्सन है, ये भी तो संवैधानिक पोस्ट है आर्टिकल 315 के तहत, सीएजी भी तो संवैधानिक पोस्ट है आर्टिकल 148 के तहत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तो संवैधानिक पोस्ट है आर्टिकल 324 के तहत। तो सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फिर इतना नीचे क्यों है? उसका एक कारण है, अगर आपको पता होगा तो।
ये लोग जो हैं, ये लोग अपनी सरकारी नौकरी से अभी रिटायर्ड नहीं हैं, ये लोग रिटायर्ड अधिकारी नहीं हैं, ये लोग अपनी सर्विस सर्व कर रहे हैं। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ये कौन होते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं या वकील होते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो अपनी सर्विस है, ये ऑलरेडी वहां से रिटायर हो चुके हैं। यही कारण है कि यूपीएससी का चेयरपर्सन या सीएजी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका जो वेतन बनता है वो भारत की पार्लियामेंट से बनता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो सैलरी होती है, ये भारत के पार्लियामेंट से नहीं बनती है, ये नेगोशिएबल होती है। ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वो कितना पे कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि ये कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसके लिए वो एंट्रेंस देकर आया है। वो पहले सुप्रीम कोर्ट का जज था या वकील था, बट अभी वो रिटायर्ड है। तो ये पद ऐसा है कि ये सरकार को सलाह देने का काम करता है, लीगल एडवाइस, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, नेशनल रिलेशंस के लिए। इस वजह से लीगल एडवाइस सबसे बेहतर कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज ही दे सकता है, उससे बेहतर लीगल एडवाइस कौन दे पाएगा भाई? तो ये कारण है, क्योंकि ऑलरेडी रिटायर्ड है, इस वजह से दोबारा इसको सरकारी तनख्वाह नहीं दी जा सकती है। तो इसको तनख्वाह कैसे दी जाती है? अब वो डिपेंड करता है कि कैसा नेगोशिएट किया हो सकता है एक मंथली फिक्स कर ली जाए, हो सकता है कि आप जितने बार हमें एडवाइस दोगे, हमें जितने बार आपसे एडवाइस चाहिए होगी, उतने बार हम आपको इतना पैसा देंगे। तभी आप कहीं पर भी देख लोगे, आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी लिखी हुई नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये वही बात है जैसे कि आप सरकारी कर्मचारी की सैलरी तुरंत पूछ के उससे इतना भी बता सकते हो कि कितने साल हो गए नौकरी के और कौन सी पोस्ट पे हो। आप मुझे बता दो कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इतने साल हो गए नौकरी में और इस पोस्ट में है, मैं उसकी तनख्वाह आपको यूं बता दूंगा, एक मार्जिन में बताऊंगा और बता दूंगा कि इसी ब्रैकेट में होगी उसकी तनख्वाह। कोई भी बता देगा। वो कैलकुलेट करने का तरीका होता है ग्रेड पे से और आपका पे स्केल से। लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा है, उसकी तनख्वाह आप नहीं बता सकते। कई बार कोई व्यक्ति बोलता है मेरी 10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है। आपको लगता होगा झूठ है, अरे 10 लाख रुपए होती है क्या? प्राइवेट में 10 लाख, 1 करोड़ रुपए पर मंथ भी होती है भाई, ठीक है ना। तो प्राइवेट के कोई अपने पे बैंड के क्लॉज नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कारण है क्योंकि पार्लियामेंट से इसकी सैलरी नहीं बनती है, नेगोशिएबल है, और ये ऑलरेडी अपनी सर्विस से रिटायर्ड है, इस वजह से इसकी शक्तियां यहां पे कम हो जाती हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पावर क्या होती है पता है आपको? इसकी पावर क्या होती है? ये भारत के किसी भी न्यायालय की हियरिंग अटेंड कर सकता है, ये इसकी पावर है। चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक कहीं पर भी हियरिंग हो रही होगी, ये अटेंड कर सकता है। ये इसके पास खुली शक्तियों में से एक है। दूसरी चीज, बट हां एक चीज, ये किसी भी न्यायालय में फैसला नहीं दे सकता है, क्योंकि फैसला कौन देगा? जज देगा वहां का। ये केवल हियरिंग को अटेंड कर सकता है। उसी तरीके से इसके पास ये पावर है कि संसद में कोई भी सुनवाई हो रही है या संसद की कोई भी हियरिंग है, कोई भी सत्र चल रहा है, उसकी बैठक को अटेंड कर सकता है। लेकिन हाँ, संसद में भी वोट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पार्लियामेंट का मेंबर तो है नहीं, इस वजह से वोट नहीं कर पाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नोट हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, फेमस सिटीज, फेमस सिटीज एंड देयर नेम्स, फेमस सिटीज एंड देयर नेम्स। चलिए शुरू करिएगा फटाफट से। एक तरफ लिखिएगा फेमस और एक तरफ लिखिएगा सिटी। शुरू किया जाए? चलिए, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं, कानपुर। सिटी ऑफ लेदर, हिंदी वाले लिखें चमड़ा नगरी, ये भी कानपुर को ही बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ये किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर को बोलते हैं,
कोयम्बटूर। आपको पता है मैनचेस्टर इनको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ब्रिटिश काल में ये वो शहर हुआ करते थे जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज्यादा अपने व्यापार करती थी। इस वजह से इनको मैनचेस्टर बोला जाता है। मैनचेस्टर बोलने के पीछे का मेन उद्देश्य होता है इंडस्ट्री जहां पर सेटअप करी गई हो। एसएससी में 30%, रेलवे में 35%, सीडीएस में 25% और बाकी सभी एग्जाम्स में 10 से 20%। ये वेटेज है स्टैटिक जीके का हर एक एग्जाम में। हम लोग आखिर पढ़ कहां से रहे हैं? या तो गूगल कर रहे हैं कोई रैंडम टॉपिक, या कोई एक किताब से पढ़ ले रहे हैं, या फिर किसी दूसरी जगह पर रैंडमली जाके अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अंधेरे में तीर मार रहे हैं, उससे ज्यादा स्टैटिक जीके के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये 2 जगह से आप पढ़ लो तो स्टैटिक जीके का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी लेवल हो, हर एक जगह पर आप 100 और 100 स्कोर करके आओगे। तो आप कैसा सोचो? 3 सालों की मेरी पूरी मेहनत है इस किताब में। पहले मैंने एक किताब लॉन्च करी थी, ये टेबुलर फॉर्मेट में स्टैटिक जीके के 81 टॉपिक कवर करती है, और अब मैंने इसे लॉन्च किया है जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स को कवर करती है। इस किताब को जब आप लेते हो तो इसमें सारे टॉपिक्स टेबुलर फॉर्मेट में कवर हैं, और उन्हीं टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चन इस किताब में कवर हैं सॉल्यूशन के साथ। इतना ही नहीं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से कौन सा क्वेश्चन और कितने सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब कुछ कंपाइलेशन इस एक किताब में किया हुआ है। दोनों बुक्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल भी सिलेक्शन स्टैटिक जीके की वजह से रुक जाए, क्योंकि हमें पता है हम जीएस बहुत सारी पढ़ते हैं, उसके बाद भी एग्जाम में जब जाते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारा सिलेक्शन रोक देते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ स्टैटिक जीके। इसलिए अभी जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जाकर बुक मत खरीदिए, पहले उसके रिव्यूज देखिए। बुक का सैंपल भी होगा, सैंपल देखिए, और उसके बाद अगर आपको लगे तो फिर ऑर्डर करके अपने घर मंगाइए। इसी तरीके से लिख लीजिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। पूरे भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? उत्तर भारत और दक्षिण भारत का तो आपको पता लग गया। पूरे भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। अहमदाबाद नोट कर लीजिए। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। लेदर सिटी या फिर चमड़ा नगरी, ये भी कानपुर को ही बोलते हैं। वैसे आज की डेट में जो लेदर इंडस्ट्री है कानपुर से, वो खिसक के कहाँ पहुँच गई है? आगरा पहुँच गई है। बट स्टिल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कानपुर ही होता है, क्योंकि किताबों में अभी तक बदलाव नहीं है। अभी बिल्कुल 4-5 साल हुए हैं आगरा में पहुँचे हुए। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर को बोलते हैं, और मैनचेस्टर ऑफ एंटायर इंडिया बोलते हैं अहमदाबाद को। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगला लिखिए इत्र नगरी। इत्र नगरी अंग्रेजी वाले लिखेंगे सिटी ऑफ परफ्यूम्स। ये क्या है? कन्नौज। कन्नौज सिटी ऑफ परफ्यूम्स, कन्नौज। नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर। पक्का? देख लो, बोलो भाई। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर। ग्रीन सिटी, सिटी ऑफ गार्डन। तब तक जरा लिख कर बताओ, बैंगलोर है इलेक्ट्रॉनिक सिटी या कोई और है? सिटी ऑफ गार्डन, बगीचों की नगरी। नोएडा? नहीं भाई, नोएडा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा नहीं है। देखिए हैदराबाद। हैदराबाद, यहीं पर गलती हो जाती है, लोग बेंगलोर कई बार लगा देते हैं। ग्रीन सिटी की बात आए तो ध्यान रखिएगा बेंगलोर है। बेंगलोर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है बेंगलोर को। पहले लिखो सिटी ऑफ गार्डन। ये किसको बोलते हैं? चंडीगढ़ को। चंडीगढ़, क्योंकि यहां पर वाकई में बहुत अच्छे गार्डन है, बहुत ही भव्य गार्डन है। जैसे कि रॉक गार्डन यहीं पर है, रोज गार्डन यहीं पर है,
टेरेस गार्डन हो गया, ये सब चंडीगढ़ में है। इस वजह से इसको सिटी ऑफ गार्डन बोला जाता है। बेंगलोर को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी बेंगलोर। एक और नाम है इसका, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये भी बेंगलोर ही है, नोट कर लीजिए, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हो गया नोट? हो गया? हाँ, वो सिटी ऑफ जो आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी देख रहे होगे ना, और उसमें बैंगलोर आ रहा है, वो ल्यूसेंट का डेटा आ रहा है, ल्यूसेंट की वजह से फैला हुआ है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ल्यूसेंट में बहुत सारी एरर हैं। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा। लीची किंगडम। लीची किंगडम किसको बोला जाता है? हिंदी वाले लिखें लीचियों का साम्राज्य। लीची किंगडम किसको बोलते हैं? बिहार में मुजफ्फरपुर को, मुजफ्फरपुर। और पूरे भारत में ये कौन सा राज्य है जो कि लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? बिहार ही है जो कि उत्पादन करता है। अगला लिखिए, लैंड ऑफ नॉलेज। लैंड ऑफ नॉलेज ये किसको बोलते हैं? नालंदा। करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा, करीब 1 महीना पहले, या और ज़्यादा हो रहा है, 1.5-2 महीने हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार उसका फिर से क्या किया है? जीर्णोद्धार करके उसका शुभारंभ किया है। और ये इस बार के बजट का भी हिस्सा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन के लिए तैयार किया जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से पूरे दुनिया के लोग वहां पर हायर स्टडीज के लिए आए, ऐसा भारत सरकार चाहती है। सिटी ऑफ लॉक्स। सिटी ऑफ लॉक्स, तालों की नगरी, अलीगढ़। अलीगढ़। सिटी ऑफ ब्रास मतलब पीतल नगरी। पीतल नगरी किसको बोलते हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद, पीतल नगरी। अगला लिखिए, लैंड ऑफ गॉड, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, संगम नगरी, प्रयागराज। प्रयागराज, नोट कर लीजिए। एक पूछ रहा है, सर आप टी शर्ट ब्लैक ही क्यों पहनते हो? उसका एक कारण है। कारण यह है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, इससे पहले जब किसी सरकारी नौकरी में था, उससे पहले टीसीएस में था, उससे भी पहले इन सभी जगहों पे मैं कैसे जा पाया? उसका कारण क्या है? उसका कारण है वो काले रंग का ब्लैक बोर्ड जिसने मेरी दुनिया बदली। और काला रंग मैंने एडॉप्ट ही तब कर लिया जब मैं टीचिंग के क्षेत्र में आ गया। ये काला जो श्याम पट हुआ करता था ना, हिंदी में जिसको श्याम पट बोलते हैं, हमारे स्कूल में बचपन में जो काला बोर्ड हुआ करता था, तो मैं काफ़ी इस चीज़ से प्रभावित हुआ जब मैंने एक बार किसी से सुना कि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यह धारणा रहती है कि काला रंग पूजा के टाइम पे नहीं पहनते, काला रंग शादी के टाइम पे नहीं पहनते, काला रंग किसी शुभ समय पे नहीं पहनते। तो काला रंग अगर इतना ही अशुभ है तो काले बाल क्यों हैं? काली आंखें क्यों हैं? कृष्णा काले क्यों हैं? शिवलिंग काला क्यों है अगर इतना ही अशुभ है? और सबसे बड़ी बात, वो श्याम पट जो कि हर एक व्यक्ति की जिंदगी बदलता है,
आपकी भी नींव उसी श्याम पट पे खड़ी हुई है जो बचपन में आपके टीचरों ने उसी पर पढ़ाया हुआ है। तो मुझे ये लगा कि, और वैसे भी काला मुझे पसंद भी है, तो इस वजह से काफी डीप है इसका। आई होप सरकारी नौकरी, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड यूपी पुलिस कंप्यूटर प्रोग्रामर, क्योंकि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर था वो एसआई ग्रेड का नौकरी था और कंप्यूटर ऑपरेटर आपका 2800 ग्रेड पे का होता है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने 2 बार निकाला हुआ है, इसके अलावा बैंक भी निकाला हुआ है। हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ यार, बातों में लगा दिया कहाँ था मैं, कहाँ था भाई? हाँ चलो आ जाओ। सिटी ऑफ विक्ट्री, सिटी ऑफ विक्ट्री, तो हिंदी वाले लिखेंगे विजयों का शहर, विजयों का शहर, तो लिख लीजिए विजयनगर, विजयनगर। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की ही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगला लिखिए सिटी ऑफ नवाब्स, सिटी ऑफ नवाब्स, लखनऊ। नेक्स्ट लिखिए ओल्डेस्ट हॉली सिटी, सबसे प्राचीन पवित्र शहर, वाराणसी, वाराणसी। इसी को सिटी ऑफ घाट भी बोला जाता है, सिटी ऑफ घाट्स। नेक्स्ट लिखिए क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन। दक्कन की रानी किसको बोला जाता है, बता सकता है कोई? दक्कन की रानी कौन से शहर को बोला जाता है? दक्कन की रानी, क्वीन ऑफ डेक्कन। दक्कन की रानी, बोलो भाई। चलिए तब तक आप पे छोड़ देता हूं, दक्कन की रानी बताइए। एक लिखिएगा सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर, श्रीनगर, श्रीनगर, झीलों का शहर श्रीनगर। एक कह रहा मसूरी, भाई मसूरी दक्कन में थोड़ी है, मसूरी तो उत्तराखंड में है ना, मसूरी तो उत्तराखंड में है ना। नो आइडिया। मदुरई, ये कौन है भाई? बसंत का आंसर बिल्कुल सही है, इनके लिए तालियां हो जाएं। पुणे, पुणे। नोट होते ही बताइएगा। अगला लिखिए कॉटन कैपिटल, कॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया, कॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई, मुंबई। नेक्स्ट लिखिए सिटी ऑफ रेसलर्स, सिटी ऑफ रेसलर्स, पहलवानों की नगरी, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, कोल्हापुर। अगला लिखिए पेठा नगरी, पेठा नगरी। समझ गए होंगे आप लोग, इसी को सिटी ऑफ ताज भी बोलते हैं, सिटी ऑफ ताज, आगरा, आगरा।
अगला लिखिए सिराज हिंद। सिराज हिंद ये किसको बोलते हैं? जौनपुर। जौनपुर। जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? एनी आइडिया? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। और किसकी याद में करी थी? जौना खां की याद में करी थी। किसकी याद में? जौना खां। और जौना खां किसका रियल नेम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना करी थी। और इसका नाम जौनपुर क्यों पड़ा? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम जौना खां था। और इसी को सिराज हिंद के नाम से जाना गया। सिराज हिंद। हो गया नोट? अभी कुछ टाइम पहले जब मैंने क्वीन ऑफ डेक्कन पूछा था तो कई लोग मैसूर बोल रहे थे। कई लोग मैसूर बोल रहे थे ना। मैसूर को किसी नाम से जाना जाता है। कोई बता सकता है किस नाम से जाना जाता है? मैसूर। इसे जेम ऑफ कर्नाटक बोला जाता है। जेम ऑफ कर्नाटक। अगला लिखिए बटर सिटी। बटर सिटी। भारत में सबसे ज्यादा मक्खन का उत्पादन बारदोली में होता है। गुजरात। बारदोली। बटर सिटी ऑफ इंडिया। बटर सिटी ऑफ इंडिया। हो गया नोट? डन है। नेक्स्ट लिखिएगा सिटी ऑफ टेम्पल्स। उज्जैन। सिटी ऑफ टेम्पल उज्जैन। राइजिंग सिटी ऑफ इंडिया। राइजिंग सिटी ऑफ इंडिया ईटानगर। ईटानगर। जो कल की क्लास होगी उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कराऊंगा, तो बिल्कुल टाइम पे रहना आप। एसएससी में 30%, रेलवे में 35%, सीडीएस में 25% और बाकी सभी एग्जाम्स में 10 से 20%। ये वेटेज है स्टैटिक जीके का हर एक एग्जाम में। हम लोग आखिर पढ़ कहां से रहे हैं? या तो गूगल कर रहे हैं कोई रैंडम टॉपिक, या कोई एक किताब से पढ़ ले रहे हैं, या फिर किसी दूसरी जगह पर रैंडमली जाके अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अंधेरे में तीर मार रहे हैं। उससे ज्यादा स्टैटिक जीके के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये 2 जगह से आप पढ़ लो तो स्टैटिक जीके का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी लेवल हो, हर एक जगह पर आप 100 और 100 स्कोर करके आओगे। तो आप कैसा सोचो? 3 सालों की मेरी पूरी मेहनत है इस किताब में। पहले मैंने एक किताब लॉन्च करी थी, ये टेबुलर फॉर्मेट में स्टैटिक जीके के 81 टॉपिक कवर करती है। और अब मैंने इसे लॉन्च किया है जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स को कवर करती है। इस किताब को जब आप लेते हो तो इसमें सारे टॉपिक्स टेबुलर फॉर्मेट में कवर हैं और उन्हीं टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चन इस किताब में कवर हैं सॉल्यूशन के साथ। इतना ही नहीं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर से कौन सा क्वेश्चन और कितने सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब कुछ कंपाइलेशन इस एक किताब में किया हुआ है। दोनों बुक्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोनों किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल भी सिलेक्शन स्टैटिक जीके की वजह से रुक जाए, क्योंकि हमें पता है हम जीएस बहुत सारी पढ़ते हैं, उसके बाद भी एग्जाम में जब जाते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारा सिलेक्शन रोक देते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ स्टैटिक जीके। इसलिए अभी जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जाकर बुक मत खरीदिए, पहले उसके रिव्यूज देखिए। बुक का सैंपल भी होगा, सैंपल देखिए और उसके बाद अगर आपको लगे तो फिर ऑर्डर करके अपने घर मंगाइए।